हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइडो नर्सिंग एकेडमी पर। आज अपन पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, इसके अंदर पहली लाइन देखिए। इन इंडिया अबॉर्शन लीगलाइज्ड बाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। मतलब 1971 में ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट बना। एनफोर्स इन द ईयर अप्रैल 1972, मतलब 1972 में ये लागू हुआ। द प्रोविजंस रिवाइज्ड इन 1975, और इसमें कुछ सुधार हुए। वो कब हुए? 1975 में। मतलब आपको तीन ईयर याद रखने हैं यहाँ पे, 1971, 1972 और 1975। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कई बार कि आपका मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट इंडिया में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंडिया में कब लागू हुआ? तो आपका 1972 बना कब? 1971 में। तो 71, 72 और 75 ये साल आपको याद रखनी है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है। ए दो पा, ए मतलब एक, दो मतलब दो और पा मतलब पाँच। ए दो पा 70 आपको याद रह जाएगा और ऑप्शन के अंदर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ए पहले बना, फिर लागू हुआ और फिर सुधार हुआ। ये तो सिंपल सा प्रोसीजर है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। टर्मिनेशन इज परमिटेड अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, अपन एबॉर्शन की डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे वायबल पीरियड अपन लिमिट लेते हैं। अपन बोलते हैं कि 22 वीक से पहले यदि कोई भी फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है मदर से तो उसको अपन एबॉर्शन बोलते हैं। तो हमारे दिमाग में 22 ही फिट होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि एमटीपी एक्ट के अंदर या एमटीपी एक्ट के अनुसार टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक परमिटेड है? तो फिर वही दिमाग में 22 होता है, वो गलत है। आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 वीक तक ही परमिट है, उसके ऊपर अपन अबॉर्शन नहीं करवा सकते लीगली। इसके ऊपर जब होता है तो इलीगल ही कहेंगे उसको। या जो ये एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी रिकमेंडेशन है वो फॉलो नहीं हो रही तो वो इलीगली है। 20 वीक तक परमिट है। तो इसको याद रखो। लिमिट, कोई भी लिमिट होती है तो अपन क्या कहते हैं? बस, इससे ज़्यादा नहीं जाना। बस, बस से ही 20 याद रखना है आपको। एक मात्रा का ही तो फर्क है। बस 20 वीक के ऊपर इलीगल है, 20 तक ही परमिट है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लाइन है, डेलिब्रेट मतलब अपन करवाना, इंड्यूस्ड बोलते हैं। डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर बाय मेडिकल और बाय सर्जिकल मेथड बिफोर द वायबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। ये बोल रहे हैं कि यदि 22 वीक से पहले अपन यदि प्रेगनेंसी को इंडक्ट करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, अपन इंड्यूस करवाते हैं, उसको इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जिनके द्वारा टर्मिनेट प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है? तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अपन को कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर करवानी है। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर टर्मिनेट करवानी है तो अलग मेथड यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मास है या जो फीटस है उसकी साइज़ बहुत कम होती है। ठीक है, और यदि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर करवाना है तो वहाँ पे थोड़ा अलग मेथड्स लगते हैं। थोड़ा ज़्यादा एडवांस मेथड लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे साइज़ ऑफ फीटस थोड़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन के, इसलिए वहाँ पे दूसरे मेथड्स काम में लिए जाते हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ मेथड्स मिलेंगे आपको, आप अलग अलग बुक में पढ़ोगे तो अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, हर वीक के अनुसार मेथड दे रखे हैं, लेकिन हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं या मोटे मोटे जो याद रखने में मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिए हैं। बस नाम नाम आप उनको देख लेना कैसा क्या है। ठीक है, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, अपन 12 वीक से पहले पहले की बात करें, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से मेथड अपन काम में ले सकते हैं? तो दो तरीके के मेथड हैं, मेडिकल ले लो और सर्जिकल ले लो। ठीक है, कई बार कंबाइन भी यूज़ किया जाता है इन दोनों को। मेडिकल के अंदर ये आपका एमटीपी किट, मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल, ये एक एमटीपी किट आता है, सबने सुना होगा, 5 टैबलेट्स का एक किट आता है, उसको यूज़ करते हैं।
वो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। आज उसी की बात अपन ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि इसी से अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, कि एमटीपी की किट अपन कब तक यूज कर सकते हैं। पहली बात तो आपको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करना है, ठीक है, 12 वीक से पहले पहले करना है। और उसमें भी बेस्ट क्या है, तो ये देखिए, बेस्ट बिफोर 7 वीक, 49 डेज, 7 वीक के अंदर अंदर अपन करते हैं तो वो बेस्ट है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन। ये पूरा का पूरा अपना 99.9% अपना एफिकेसी के साथ काम करता है। और फिर भी इसके ऊपर भी अपन काम करें, यूज टिल अपन कर सकते हैं, यदि जोर मार के अपन और भी आगे कराना चाहे तो आपका 9 वीक तक, 63 दिन तक अपन करवा सकते हैं। मतलब इसका बेस्ट यूज अपन 7 तक करवा सकते हैं, और यदि अपन ऊपर जोर मार के करें तो 9 वीक तक। तो बेस्ट ये है 7 to 9 वीक, जो पीछे वाला 7 है वो बेस्ट, 9 आपका ये लास्ट लिमिट इसकी। तो 7 और 9, 7 का से और 9 का नी, सेनी याद रखना है आपको। एमटीपी किट के लिए यदि आपको टाइमिंग पूछे कि बेस्ट टाइमिंग क्या है, तो आपको क्या करना है, बेस्ट टाइमिंग 7 वीक, और यदि अपन लास्ट लिमिट तक जाना चाहें तो 9 वीक। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सेनी, से 7 और नी से 9। अंडरस्टूड। ये भी बहुत ही अच्छा एक लाइन बनती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये एमटीपी किट क्या होता है आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से याद हो जाएगा ये। सर्जिकल मेथड मैंने आपको बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर थोड़ा प्रोडक्ट छोटा होता है तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। यहाँ पे आपका मेडिकल मेथड काम में ले लेते हैं, या छोटे मोटे सर्जिकल मेथड काम में लेते हैं, या कंबाइन ले लेते हैं। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में नाम देखिए आप, वैक्यूम एस्पिरेशन, नाम से ही पता पड़ रहा है वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्वात, एस्पिरेशन। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ लगाया है ये वैक्यूम सिरिंज है आपकी, मैनुअल वैक्यूम सिरिंज है। इसके ऊपर ये आपका ये कैथेटर लगा के ऊपर इसका वो इसको लगा के और थ्रो वेजाइना इसको इंसर्ट किया जाता है, और इसको आगे से अटैच कर दिया जाता है, किससे, आपका फीटस से, और इसको प्लंगर को खींच के यहाँ मैनुअली वैक्यूम जनरेट किया जाता है, जिससे कि वो फीटस बाहर आ जाता है, ठीक है। वैक्यूम एस्पिरेशन नाम से आपको याद रहेगा, ठीक है। दूसरा मेथड है यहाँ पे सक्शन इवाक्वेशन और क्यूरेटेज, ये कॉम्बिनेशन है सबका। सक्शन इवाक्वेशन, सक्शन मशीन देखिए उसी टाइप का है, उसके अंदर अपन सक्शन प्रेशर एडजस्ट करके मिनिमम आप 200 से 300 mm ऑफ एच जी प्रेशर उसमें सेट किया जाता है, और उसको खींच के निकाला जाता है, सक्शन इवाक्वेशन, या फिर आपको बोल सकते हैं क्यूरेटेज। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ आइए आप मेडिकल मेथड के अंदर, ठीक है, यहाँ का बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, ठीक है, तो देखो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मैंने बता दिया आपका फीटस थोड़ा सा हैवी हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़े दूसरे मेथड्स लगते हैं। तो पहली बात, इंट्रायूटेराइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। देखो इंट्रायूटेराइन यूट्रस के अंदर, इंस्टिलेशन मतलब आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर डाला जाता है, हाइपर ऑस्मोटिक जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सॉल्यूशन, मतलब यूट्रस के अंदर हाइपरटोनिक या हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस डाले जाते हैं। क्यों? ताकि वो फीटस वहाँ डेड हो सके। वो हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन डालेंगे तो जो फीटस का जो वाटर कंटेंट है वो उसको बाहर खींच लेगा, और वो ड्राई होके वहाँ डेड हो जाएगा, और उसके बाद में उसको बाहर इवैक्यूएट कर लिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि उसको इंट्रायूटेराइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन किया जाए। अब वो सॉल्यूशन दो तरीके के यूज़ किए जाते हैं। आपका फर्स्ट है 20% नॉर्मल सेलाइन, 20% नॉर्मल सेलाइन। आपका जो NS आता है उसमें कितना कितना होता है सोडियम, 0.9%। अभी देख लो आप 20% कितना होएगा, तो 20% NS लिया जाता है, नॉर्मल सेलाइन लिया जाता है, और वो इसके अंदर इंस्टिल किया जाता है। ये बहुत ही हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हो जाता है। अंडरस्टूड। आजकल इसको काम में नहीं लिया जाता, लेस कॉमनली यूज नाउ।
दूसरा है 40% यूरिया सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे भाई? 100 ml के अंदर 40 ग्राम आप ये डाल दो यूरिया, तो वो बन जाएगा कितना? 40%। सही है। तो अपन को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो अपन को 200 ml 80 ग्राम यूरिया इसमें डाल दिया जाता है, तो ये आपका 40% सॉल्यूशन बन जाता है। टोटल उसकी अमाउंट होगी 200 ml। ये यूज़ में किया जाता है। तो यहाँ से जस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से सॉल्यूशन यूज में लिया जाते हैं। यदि NS लेंगे तो 20% और यूरिया लेंगे तो 40%। अंडरस्टूड। अब जो आपका प्रोडक्ट वो डेड हो गया, उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो अपन वो प्रोस्टाग्लैंडीन होते हैं, उनके कारण कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, उससे निकल जाता है, प्रोडक्ट थोड़ा छोटा होता है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन को ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा। यदि प्रोडक्ट छोटा है तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडीन इनफ है, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए आपको हैवी कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए ऑक्सीटोसिन काम में लिया जाता है। मैंने अबॉर्शन वाले वीडियो के अंदर आपको इनएविटेबल अबॉर्शन बताया था अटल जी वाला, जो टेबल पे बैठे हुए थे, ठीक है, और उनके दोनों हाथ 10 अंगुलियां दिखी हुई थी, वहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन बताया था मैंने, याद है? वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर बताया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, अबॉर्शन का फर्स्ट पार्ट देखिए या सेकंड पार्ट देखिए, उसके अंदर आपको इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था कि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। कितना दिया जाता है ये भी बताया था मैंने। अटल जी की 10 अंगुली से याद रख के एक ट्रिक बना के भी बताया था कि 10 यूनिट 500 ml NS में 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट देंगे। एक तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन याद रखना है, और एक यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर में, जहाँ पे आपको कंप्लीटली इंड्यूस्ड आपको फीटस को एक्सपेल आउट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही फोर्ट लगाना पड़ेगा। वहाँ पे तो इनएविटेबल अबॉर्शन था, ठीक है, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आपका ऑक्सीटोसिन बहुत ही ज़्यादा कंसेंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, एक तो वहाँ याद रखना, इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर कितना था? 10 यूनिट 500 ml NS के अंदर 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट, यही था। दूसरा यहाँ पे है, यहाँ ऑक्सीटोसिन यूज करेंगे। करंटली हाई डोज 300 यूनिट्स इन 500 ml डेक्स्ट्रोसेलाइन DNS के अंदर, वहाँ NS के यूज कर रहे थे और यहाँ पे DNS यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी लड़ाई है, ठीक है, तो आप 300 इंटरनेशनल यूनिट यूज़ करेंगे। वहाँ पे छोटी लड़ाई थी तो अपन को 10 इंटरनेशनल यूनिट यूज़ कर रहे थे। और बड़ी लड़ाई, आपने एक मूवी देखी होगी 300, बहुत बड़ी लड़ाई थी 300, ठीक है। तो इस 300 से आपको 300 यूनिट याद रखनी है, और इसको किस में घोलेंगे? DNS में, मीठे पानी में, DNS, ठीक है, और वहाँ पे NS में घोलना था। बात वो भी है, यहाँ पे देखिए, करंटली हाई डोज 300 यूनिट इन 500 ml डेक्स्ट्रोसेलाइन 50 मिली यूनिट और मोर पर मिनट। मिली यूनिट में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से गुणा कर दो, ठीक है, वो मिली यूनिट में चेंज हो जाएगी, ये कोई इश्यू नहीं है, वो आप कर लेना, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि 50 मिली यूनिट पर मिनट, वहाँ पे क्या था? देखिए, वहाँ था 10 इंटरनेशनल यूनिट प्लस 500 ml NS, यही तो था। और कितना दे रहे थे? 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट, ओके। यहाँ क्या दे रहे हैं? यहाँ दे रहे हैं 300 यूनिट प्लस 500 ml DNS, और यहाँ पर मिनट कितना दे रहे हैं? वहाँ ड्रॉप थी कितनी? 40 से 60, मतलब बीच का 50 ही हो गया ना। 40 से 60 का मतलब बीच में कितना हो गया? 50, 40 के आसपास, 45 के आसपास, वही यहाँ पे है। लेकिन यहाँ ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे क्या है? मिली इंटरनेशनल यूनिट। तो आप सिंपली, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। करंटली हाइड हो 300 यूनिट इन 500 ml डेक्स्ट्रोसेलाइन 50 मिली यूनिट पर मिनट। और आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको ये दोनों ऑक्सीटोसिन की यूनिट समझ में आ जाएगी, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
और नेक्स्ट आप आता है ऑक्सीटोसिन देने के बाद में भी यदि कुछ प्रोडक्ट बच जाता है तो डायलेटेशन एंड इवाक्यूएशन कर दिया जाता है, डायलेशन एंड इवाक्यूएशन। ठीक है, तो ये आपके हो गए दोनों मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपका मेडिकल और सर्जिकल, इसमें आपको एमटीपी याद रखना है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर पहले अपन हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन डालेंगे, फिर उसको ऑक्सीटोसिन के द्वारा इंड्यूस करवाएंगे, इवाक्यूएट करवाएंगे, और फिर बच गया उसको डायलेशन एंड इवाक्यूएशन से करवाएंगे। यहाँ पे ये याद करने वाली बात ये है, ये आपके 20% 40%, और यहाँ पे आपका ये अंडरस्टूड। इसके याद रखने के लिए मैंने 300 वाला ये डायग्राम भी दे दिया है, तो आपको याद रह जाएगा। बड़ी लड़ाई मतलब 300, अंडरस्टूड। अब देखो एमटीपी एक्ट जो बना, कब बना? 1971 में। लागू कब हुआ? 1972 में। सुधार कब हुए? 1975 में। ओके। प्रोविजन का मतलब कि उसके अंदर क्या क्या था, अपन को क्या क्या बात बताई, किस कंडीशन में अपन एमटीपी करवा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। तो ये देखिए बेसिकली 4 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अभी मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। पहली क्या है, देखिए, प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन लीड टू रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ मदर, कोज सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जिसको कंटिन्यू करवाने पर मदर के ऊपर कुछ ना कुछ जान का खतरा है, या कुछ फिजिकल और मेंटल इलनेस आने का खतरा है, हेल्थ इश्यू बनने के खतरे हैं। मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि यदि वो प्रेगनेंसी अपन कंटिन्यू करवाएंगे तो आपकी जो मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जान का खतरा है, या उसके ऊपर सीरियस मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू अपन नहीं करवा सकते। उस कंडीशन में अपन एमटीपी करवा सकते हैं। अब इसका उल्टा दूसरा, यदि उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाएंगे तो जो बच्चा जो पैदा होगा उसके अंदर या तो कोई डेंजर, कोई बीमारी होएगी, या उसके अंदर कोई फिजिकली या मेंटल कोई ऐसा हेल्थ इश्यू होगा जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ हैंडीकैप रहे, अपाइज रहे। तो ऐसी प्रेगनेंसी का भी कोई मतलब नहीं है, तो उसको भी अपन अबॉर्ट करवा सकते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें माँ की जान को खतरा है, ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें होने वाला बच्चा ही हैंडीकैप है या उसके कोई डिजीज है सीरियस, ठीक है, तो उन दोनों को अपन अबॉर्ट करवा सकते हैं। ये सिंपल से दोनों पॉइंट है। तीसरे पे आइए, प्रेगनेंसी कोज्ड बाई रेप। रेप के कारण यदि कोई प्रेगनेंसी होती है या कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो उस कंडीशन में भी अपन उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं, ये एमटीपी एक्ट बोलता है। अब वो लेडी आपकी माइनर है, 18 साल से पहले है, या 18 साल के ऊपर है, या फिर वो मेंटली चैलेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी वूमन हो, ठीक है, 18 साल से कम हो या 18 साल से ज़्यादा हो, या वो मेंटली इल हो, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर अपन उसको अबॉर्ट करवा देंगे। मतलब इस लाइन का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी प्रेगनेंसी रेप के कारण होगी, चाहे लेडी आपकी 18 साल से कम हो या ज़्यादा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेप के कारण है तो उसको आपको अबॉर्ट करवा सकते हो। या एक मेंटली इल लेडी है जिसके आप वो प्रेग्नेंट है, उसको भी अबॉर्ट करवा सकते हो कि वो मेंटली इल है, अब उस पेशेंट जो आपका उसका बच्चा होगा उसका वो देखभाल नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो या फिर वो चांसेस है कि वो मेंटली इल ही पैदा हो, ठीक है, तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए मेंटली इल या मेंटली चैलेंज जो वुमन होती है उनका भी अपन एमटीपी एक्ट के थ्रू उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। ये देखिए आप लास्ट वाला, प्रेगनेंसी कोज्ड बाय फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यदि कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल्योर के कारण यदि कोई प्रेगनेंसी हुई है तो उसको भी अपन अबॉर्ट करवा सकते हैं। एमटीपी एक्ट में ये बोला गया है, ये प्रोविज़न है। तो ये 4 प्रोविज़न है, सिंपल से हैं, ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिए। यदि प्रेगनेंसी के कारण माँ की हेल्थ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है, उसकी जान को खतरा है, या जो पैदा होने वाला बच्चा है वो खुद हैंडीकैप होने वाला है, या उसके कुछ सीरियस डिजीज़ होने वाले, रेप के कारण होने वाला और कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर के कारण होने वाली सारी ये जो प्रेगनेंसी, ये चारों जो कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, इनके कारण होने वाली सारी प्रेगनेंसी आपकी
एमटीपी एक्ट के अंदर अबॉर्ट करवाई जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं रिकमेंडेशन। भाई इस एमटीपी एक्ट के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन है कि ये चीज़ तो पूरी होनी ही चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ रूल दिए गए हैं जो अपन को फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं आप ध्यान दीजिए, सिंपली यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे वाले। पहली लाइन पढ़िए, डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब ये आपकी जो एमटीपी करवाई जाएगी, जो टर्मिनेशन करवाया जाएगा प्रेगनेंसी का, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही कराया जाएगा। हर कोई नहीं कर सकता कि हर कोई आया, जैसे कोई आया और वो करवा दे। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, और उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो करवा सकता है। यदि उसके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है तो वो नहीं करवा पाएगा। अब वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? ये डिप्लोमा इन ओबीजी, डिप्लोमा या डिग्री इन ओबीजी, फर्स्ट डिग्री या डिप्लोमा इन ओबीजी। दूसरी 6 मंथ ट्रेनिंग इन हाउस सर्जन ऑफ ओबीजी, ठीक है। और थर्ड वन है 25 एमटीपी शुड असिस्ट। ये 3 क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे भी अपन ने बीएससी नर्सिंग कर ली अपन ने, और अपन फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, माना एम्स का फॉर्म भरते हैं, तो उसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। क्या क्वालिफिकेशन होती है? बताओ क्या क्वालिफिकेशन होती है? सोचिए, उस फॉर्म में लिखा होता है कि आपका कैंडिडेट या तो डिप्लोमा जीएनएम या आपकी डिग्री हुई हुई होनी चाहिए उसकी, ठीक है। वही बात ये बोल रहे हैं यहाँ पे एमटीपी एक्ट की बात है, ओबीजी एंड गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है, तो ओबीजी के अंदर उसके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अंडरस्टूड। दूसरी उसमें क्या होती है? भाई 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, मल्टी स्पेशलिस्ट। तो वही बात यहाँ पे है, 6 मंथ ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको ओबीजी के अंदर हाउस सर्जन का, ठीक है। दोनों बात हो गई। अब एक तीसरी बात यहाँ पे एक्स्ट्रा है कि भाई उसकी 25 एमटीपी असिस्ट करवाई हुई होनी चाहिए। जो डॉक्टर करा था उसके पास उसको उसके सहायक के रूप में काम करके उसने 25 एमटीपी देखी है या उसने असिस्ट करवाई है, तब ये 3 कंडीशन मिलके ही वो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्लस करने लायक होगा, ठीक है। इसको अपन जो फॉर्म भरते हैं उसके तरीके से याद रख लेना। और ये 25 वाला 25 जो एमटीपी है उसकी करी हुई होनी चाहिए, तभी वो कर पाएगा। डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डन एट रजिस्टर्ड प्लेस, सेकंड लाइन। भाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, और वो रजिस्टर्ड प्लेस पे ही करेगा, हॉस्पिटल सेटिंग में ही होएगा, और उस हॉस्पिटल में ही होएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। क्या ऐसी जगह जो गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड है, उस एमटीपी को करने के लिए रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर और रजिस्टर्ड प्लेस। अब देखो ऐसा प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर होता है, अपन कोई भी छोटा मोटा प्रोसीजर भी करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके अंदर कंसेंट लिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पे भी कंसेंट लेना ही पड़ेगा। अब कंसेंट से रिलेट यहाँ पे 2 बात है जो आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप देख लीजिए। कंसेंट, रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। वर्बली कंसेंट नहीं माना जाएगा यहाँ पे। रिटर्न कंसेंट ऑफ द वूमेन, जो लेडी अबॉर्ट करवा रही है उसका आपका साइन होना चाहिए। उसका साइन किया हुआ है कंसेंट ही मान्य होगा। यहाँ पे देखो रेड अक्षर्स में लिख रखा है मैंने, हस्बैंड कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। हस्बैंड का कंसेंट हमें नहीं चाहिए, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड का कंसेंट नहीं चाहिए, ठीक है। जो वुमन करवा रही है उसका अपन को कंसेंट चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि प्रेग्नेंट जो लेडी है जो अबॉर्ट करवाने आई है वो माइनर गर्ल है, 18 साल से कम है, या लूनेटिक है। लूनेटिक मतलब आप मेंटली चैलेंज बोल सकते हो, ठीक है, मेंटली इल बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ये इस वर्ड का मतलब देख लीजिए आप। लूनेटिक का मतलब होता है मेंटल इल या मेंटली चैलेंज। यदि वो 18 साल से कम है या मेंटली चैलेंज है, उस कंडीशन में वो कंसेंट नहीं दे सकती। तब उसके जो लीगल गार्जियन हैं या उसके जो पेरेंट्स हैं वो ही आपके कंसेंट देंगे, पेरेंट्स या लीगल गार्ड।
तो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर करवाएगा, उसकी क्वालिटी बता दी मैंने। रजिस्टर्ड प्लेस पे होगा, कंसेंट लिया जाएगा, कंसेंट कौन देगा वो भी मैंने बता दिया है आपका। नेक्स्ट लाइन है इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे लिमिट कौन सी है, 20 वीक तक है। टर्मिनेशन इज परमिटेड अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ 22 मत कर देना, यहाँ 20 ही है, 20 वीक मतलब बस, इससे ऊपर अपन को नहीं करना। ये दो लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यदि आप अबॉर्शन करवा रहे हो, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर अबॉर्शन करवा रहा है, यदि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा रहा है तो वहाँ पे एक ही आदमी चाहिए, एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। और यदि वो 12 वीक से ऊपर है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर करवा रहा है, तो वहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो फर्स्ट एक, सेकंड में तो 2। ये तो सिंपल है, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंशियली एंड टू बी रिपोर्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द स्टेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। देखो आजकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो भी कोई प्रोसीजर होता है, जैसे कोई भी डिलीवरी हुई, ठीक है, या कोई भी डेथ हुई, तो उन सब को एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म होता है, वो भर के अपन को जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस का है उसके ऊपर ईमेल या उस फॉर्म को भेजा जाता है। अपन को रजिस्टर्ड करवानी है हर चीज़। तो यही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि यदि अपन अबॉर्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, ठीक है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है लीक नहीं होनी चाहिए। बट जो ये रजिस्टर्ड, जो ये आपने प्रोसीजर किया है, वो एक स्पेशल फॉर्म के अंदर भर के आपको डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को रिपोर्ट करना है। अंडरस्टूड। अब आते हैं अपन एमटीपी पे, ठीक है, ये तो एमटीपी एक्ट की बात होगी। अपन अब इसके ऊपर आते हैं एमटी के किट के ऊपर। मैंने बताया था यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही है, एमटीपी किट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फोटो लगाई हुई है मैंने, ये किट है एमटीपी किट। इसके अंदर 5 टैबलेट आती है, एक ये और 4 ये सेम, मतलब 2 तरीके की टैबलेट है, एक तो ये वाली और ये 4 तरीके की सेम, ठीक है। ये आपका एमटीपी किट है। अब इसको कैसे यूज करना है, इसके अंदर कौन कौन सी टैबलेट है, टेंशन मत कीजिए, अभी याद हो जाएगा। देखो इसके अंदर जो पहली जो टैबलेट है, ये जो अकेली टैबलेट है, इसको बोलते हैं मीफिप्रोस्टोन। और जो ये 4 टैबलेट हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मीजोप्रोस्टोल। ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करवाता है वो यूट्रस को। और ये क्या करता है, मीफिप्रोस्टोन, इसको देने के बाद में ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है अपनी बॉडी के अंदर, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको क्या, उसके इफेक्ट को दबाता है, उसके इफेक्ट को बिल्कुल कम कर देता है। अब आपको मैंने पहले वाले वीडियोस के अंदर बता रखा है अबॉर्शन के अंदर कि प्रोजेस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। अब यदि प्रोजेस्टेरोन का काम ही, वर्क ही दबा दिया गया है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह सकती। इसलिए ये ड्रग पहले देते हैं और ये क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को कम कर देती है, बिल्कुल दबा देती है, जीरो कर देती है, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहेगी। अब ठीक है, और ये मीजोप्रोस्टोल, ये आपको मैंने बता दिया प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे जिससे कि जो मटेरियल है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो इसमें 2 टैबलेट हैं, मीफिप्रोस्टोन और आपकी मीजोप्रोस्टोल। अब देखिए जो ये टैबलेट है, ये है 200 mg की, और जो ये टैबलेट है ये है आपकी 200 माइक्रोग्राम, ये 200 मिलीग्राम, ये 200 माइक्रोग्राम। तो आपको एक क्या क्या ध्यान में रखना है, एक जो अकेली ड्रग है वो ज़्यादा क्वांटिटी की है, मिलीग्राम में है, और जो ये 4 हैं ये छोटी क्वांटिटी की है आपकी 200 माइक्रोग्राम। दोनों की जो अमाउंट है, जो डिजिट है वो सेम है, लेकिन अमाउंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। नेक्स्ट बात सुनिए आप, ये जो नीचे वाली टैबलेट है जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, मीजोप्रोस्टोल, ये है डिस्पेरेबल टैबलेट्स।
डिस्पेरेबल टैबलेट का क्या मतलब है? डिजोल्विंग टैबलेट्स है। माउथ डिजोल्विंग टैबलेट्स आती है ना, यदि इसको आप मुंह में रखोगे तो ये हाथों हाथ अपने आप घुल जाएगी। जो अपने आप घुल जाती है ना, वो टाइप की ये टैबलेट है। ठीक, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस कॉम्बी पैक 1+4, एक ये और 4 टैबलेट ये, इज अप्रूव्ड बाई DGHS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर MTP अप टू 63 डेज, मतलब 9 वीक। ये बता दिया था मैंने आपको, सबसे बेस्ट 7 वीक तक, और अपन जोर मार के देखें तो 63, मतलब 9 वीक तक प्रेगनेंसी, वही बात लिखी हुई है इसके अंदर। अब लेना कैसे है इसको, ठीक है, वो देखिए। जो फर्स्ट डे है, यदि अपन ने इस किट को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इसमें से पहले ये टैबलेट देंगे क्योंकि अकेली टैबलेट ही है, फिर ये एक ये देंगे। तो ये चारों में से कैसे देंगे वो आप आगे देखिए। जो आपकी फर्स्ट डे जैसे अपन ने स्टार्ट किया टैबलेट, तो उसके अंदर जो पहली वाली टैबलेट है मीफेप्रोस्टोन, जो कि 200 मिलीग्राम की है, वो अपन ओरली दे देते हैं। ज़्यादातर इसको दूध के साथ दिया जाता है। अंडरस्टूड? पहले दिन आपने ये दे दी, फिर उसके बाद में क्या करना है, तीसरे दिन, ये दूसरे दिन का एक दिन पूरा निकल गया, फिर दूसरे दिन वेट करना, फिर तीसरे दिन मतलब अपन को ये टैबलेट देनी है, जो नीचे वाली 4 है उनमें से मीजोप्रोस्टोल। अब इसको कैसे देना है मीजोप्रोस्टोल को, यदि आपको ओरली देना है, जैसे 4 टैबलेट थी, ठीक है, यदि आपको ओरली देना है तो आपको ये 2 दे दो, ओरली दे दो, ठीक है। इसको वेजाइनली भी दे सकते हैं, और यदि वेजाइनली देना है तो ये चारों दे दो एक साथ। समझ में आया? फर्स्ट डे अपन ने वो फर्स्ट टैबलेट दे दी मीफिप्रोस्टोन, ठीक है। उसके एक दिन वेट किया, फिर तीसरे दिन अपन ने, यदि अपन ने मीजोप्रोस्टोल दी है, यदि 2 देनी है तो वो अपन देंगे ओरली, या ये देखो यहाँ पे डेस लगा रखा है मैंने, यहाँ पढ़िए 400 माइक्रोग्राम, मतलब 2 टैबलेट, 200 की है ना, 2 टैबलेट ओरली, या फिर 800 माइक्रोग्राम, मतलब या चारों टैबलेट वेजाइनली इज गिवन। इसके 4 घंटे के अंदर या 4 घंटे बाद में आपका अबॉर्शन हो जाता है, जो कंसेप्शन, जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो मीफेप्रोस्टोन देते हैं, ये आपके प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को कम करता है, जिससे कि आपका यूट्रस तैयार हो जाता है अबॉर्शन के लिए। उसके बाद में आपको ये मीजोप्रोस्टोल देते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, इसके कारण जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेन भी होगा, तो पेन रिलीफ के लिए अपन आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, 400 mg वाली डबल डोज में दे सकते हैं। 800 mg आप 2 टैबलेट इसके पहले मीजोप्रोस्टोल क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन से दर्द होगा, तो जस्ट इससे पहले आप आइबुप्रोफेन की 2 टैबलेट दे सकते हो। ओके, अब अपन बात करते हैं कि याद कैसे रहेगा। ये बहुत बार पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग मैटर है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया, ये लीजिए, यहाँ से आपको सब कुछ याद रह जाएगा। देखो MTP लिखा हुआ है, ये रहा, तो इसमें मैंने टे लिख दिया, टेम, मतलब कौन कौन से टेम आपको टेबलेट देनी है। टेम मतलब टाइम, ठीक है, मारवाड़ी में टेम बोलते हैं, ठीक है, टाइम कब कब देनी है, ठीक है। तो टी मतलब तीसरा दिन, और पी मतलब पहला दिन, पहले दिन देनी है एक, और उसके तीसरे दिन देनी है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होएगा कि आपको कब कौन सी टैबलेट देनी है, 24 घंटे बाद में देनी है कि 48 घंटे बाद में देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे याद रखो MTP से पी मतलब पहला दिन और टी मतलब तीसरा दिन, ये 2 इंपॉर्टेंट टाइम है यहाँ के। अंडरस्टूड? और कौन सी टैबलेट पहले देनी है आपको पता ही है, जो अकेली टैबलेट है वो पहले देनी है, जो कि प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को कम करेगी, और चारों टैबलेट्स बाद में देनी होती है, जो तीसरे दिन देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा डायग्राम अच्छा सा बना दिया है मैंने, 2 और 2 आंखें लगा दी है, तो आपको याद रहेगा ये लंबे टाइम तक कि आपने वीडियो में एक जगह देखा था जहाँ पे लाल अक्षर में 2 लिखा हुआ था और उसके आगे 2 आंखें लिखी हुई थी। तो 200 mg की 200 डिजिट वाली टैबलेट्स थी। अब 200 मिलीग्राम थी या एक 200 माइक्रोग्राम थी, वो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो देखो, उसको याद रखने का तरीका भी कैसा है, 200 डिजिट का है ना यहाँ पे, एक या तो 200 मिलीग्राम होगी या 200 माइक्रोग्राम होगी। मिलीग्राम ज़्यादा होता है आपको पता है, माइक्रोग्राम छोटा होता है। तो अकेली टैबलेट है और उसका काम भी बहुत ही हैवी है। वो क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन को कम करेगी, सबसे पहले वो ही देंगे, तो वो आपका हैवी डोज पहले चला जाएगा। जो अकेली टैबलेट है उसमें पूरी डोज चली जाएगी, हाई डोज,
मतलब जो अकेली टैबलेट है उसमें ज़्यादा मात्रा होगी 200 मिलीग्राम वाली, और जो ये चारों टैबलेट है ये छोटी छोटी मात्रा की बन के बनी, ये छोटी छोटी मात्रा से मिलकर बनी होगी आपकी 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट। टोटल कितनी होगी? 800 माइक्रोग्राम। आपको मैंने बताया कि पहले दिन आपको कौन सी टैबलेट देनी है, ये, और तीसरे दिन टैबलेट देनी है ये। यदि ओरली दोगे तो 2 और वेजाइनली दोगे तो 4 दे देना है। अंडरस्टूड। कई जगह एक अलग सेटअप यूज़ किया जाता है, वो अभी मैं बता दूंगा। पहले ये आप ये ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद में मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ किया जाता है उसको। नेक्स्ट ये देखिए, मीफेप्रोस्टोन, इसका MIF मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है। मीजोप्रोस्टोन प्रोस्टोल 200 mg एक टैबलेट, 200 माइक्रोग्राम 4 टैबलेट। MIF, MI का मतलब मी, F का मतलब फर्स्ट, मतलब मीफेप्रोस्टोन फर्स्ट दी जाती है। मतलब अकेली टैबलेट जो है वो आपकी मीफेप्रोस्टोन है, ये याद रख लेना आप। ये 4-5 महीने बाद में उल्टी हो जाती है अपने आप ही कि मीफेप्रोस्टोन कौन सी थी और मीजोप्रोस्टोल कौन सी थी। MIS, मी, एस का मतलब सेकंड, ये दूसरी टैबलेट्स हैं जो नीचे सेकंड टाइम पे दी जाती है। वो जो 4 टैबलेट्स होती हैं, मतलब 4 जो टैबलेट्स हैं वो मिस है, जो सेकंड टाइम पे देती है मीजोप्रोस्टोल, और जो फर्स्ट दी जाती है MIF, मी फर्स्ट, मतलब मीफेप्रोस्टोन। अंडरस्टूड। तो ये तो आपकी ट्रिक हो गई। अब देखो जनरली इसको कई जगह कैसे यूज किया जाता है, ये तो हो गया किताबों की बात। जनरली जो प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाता है इसको, तो ये टैबलेट है ये दूध के साथ दे दी जाती है, माना अभी दी, ठीक है। इसके जस्ट 24 घंटे बाद में, 24 घंटे का गैप रखना है, इतने देर में ये प्रोजेस्टेरोन की बैंड बजा देगा, ठीक है। किताब में मैंने क्या बताया, तीसरे दिन, मतलब अब इसमें ज़्यादा टाइम है, लेकिन जो प्रैक्टिकली करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। किताब वाला याद रखना है, पहला दिन और तीसरा दिन, वो मैंने आपको ट्रिक में भी बता दिया है। अब प्रैक्टिकली वाली बात करते हैं कि ये पहली टैबलेट दे दी, इसके जस्ट 24 घंटे बाद में क्या देते हैं, ये दोनों टैबलेट ओरली मुंह में रख ली जाती है इनको। अब मैंने बताया ये डिस्पेरेबल टैबलेट अपने आप घुल जाती है, उनको मुंह में रखा, ये घुल गई, थोड़ी बहुत बच जाती है तो पानी के साथ उनको ले लिया जाता है। थोड़ा सा पानी पी के वो जो बच गई उनको अंदर स्वालो कर लिया जाता है। अब आपको मैंने ये भी बताया कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो इनसे पहले 2 टैबलेट आइबुप्रोफेन की 400 mg की 800 mg अपन टैबलेट दे देंगे ताकि पेन कम हो। अंडरस्टूड। ये अपन ने दे दी 24 घंटे बाद में 2 टैबलेट। अब इनके जस्ट बाद में ये 12 घंटे बाद में ये टैबलेट और दे दो 2। ये सेटिंग में ये यूज़ किया जाता है, ये प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। ये दे दी दूध के साथ, इसके 24 घंटे बाद में आपने ये 2 टैबलेट दे दी, और इनसे पहले दर्द की गोलियां दे दी, और इनके 12 घंटे बाद में ये 2 टैबलेट और दे दी। ये ओरली की बात है। और अपन ने किताबों में क्या पढ़ा, पहला और तीसरा दिन, वो आपको याद रखना है। पहले दिन ये 1 टैबलेट देनी है, तीसरे दिन ये 2 देनी है, यदि ओरली देनी है, वेजाइनली देनी है तो 4 देनी है, ठीक है। तो यहाँ का जो भी कन्फ्यूजन था, आई थिंक आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए आप, ठीक है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ MTP ख़त्म होता है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।